अगर ये ज़िमनी इलेक्शन हो गए तो आप देख लीजिएगा कि हमारे अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसको मैं क्या कहूँगा, हमारे अंदर पॉलिटिकली हमने इतने सारे चैनल को तमाशबीनी के लिए सुनते हैं, हम ज़हनी तौर पर फैसला नहीं करते कि यार ये करप्ट हमारा मुकद्दर है। देखें हमारा एक गुनाह क्या है, हम सरकारी स्कूलों में पढ़ के, शायद पाकिस्तान का मैं वाहिद आदमी था जो सरकारी स्कूलों से यहां पहुंचा, सरकारी स्कूलों में मरते हैं, जो हमारी जान बचाने की दवाई है हमारे लिए मौत का पैगाम लाती है। किधर जाएं? आप हमें बताएं, बेरोजगारी का एक तूफान है, बेरोजगारी का एक समुंदर है, परेशान है। तो आपकी परेशानी के हवाले से जो आप पे तनकीद कर रहे हैं वो लोग कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका मकसद कुछ और था, आपके बारे में आर्टिकल पे और भी बातें हुई, लोग कह रहे हैं कि आप समझ रहे थे कि हुकूमत चली जाएगी इस मेमो गेट के मामले पर और नहीं जा सकी, इसलिए अब आप डिप्रेस्ड हैं। नहीं, ये भी डिप्रेशन हो सकती है, मैं झूठा आदमी नहीं हूं, मैं समझता हूं, मैं नहीं समझता था कि फौज इस केस से पीछे होगी और मुझे मालूम नहीं है कि कैसे पीछे हुई, और मेरा ईमान की हद तक ये यकीन है कि ये केस सच्चा था। मैं गलती भी हो सकता हूं, खुदा मेरा गुनाह माफ करे, मैं किसी पे बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। जो लोग मेरे खिलाफ आर्टिकल लिख रहे हैं, जो मेरे खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके प्रोग्राम की कामयाबी का राज भी मैं ही हूं कि वो मेरे ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। जितने कॉमेडियन है, कॉमेडियन प्रोग्राम हो रहे हैं, मैं उनका भी मशकूर हूं। अगर मेरी वजह से लोगों को कुछ सुकून और मुस्कुराहट मिल रही है, मैं उनका मशकूर हूं, शायद मेरी वजह से उनकी भी रेटिंग बढ़ रही है। लेकिन मैं वाकई ये अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये सारे चोर चक्के एक हैं। कभी मेरा ख्याल था कि नहीं, एक अपोजिशन की लहर उठ रही है, एक अपोजिशन की, कभी मेरा ख्याल था, सोच थी कि शायद मुस्लिम लीगें इकट्ठी हो जाएं, एक आवाज बने, वहां मायूसी हुई। फिर मैं इस्लाम की कुव्वतों की तरफ यकीन रखता था कि ये शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी के इस झगड़े से निकलें, एक दूसरे के साथ एक यकजा होके, नेक और एक होके, एक उम्मा को इकट्ठा करते हुए ये लोगों के मसाइल की आवाज बने। जब सब तरफ से मायूस होता हूं, मैं कोई एक सीट का, इलेक्शन का, बाज लोग अगर ये समझते हैं तो कतई ये बात नहीं। मैं उस दर्द से वाकिफ हूं। मैं अपने शहर में जो हालात देखता हूं, मैं इस वक्त लाल हवेली से बैठा आपको कहता हूं कि मेरे शहर में इतनी करप्शन कभी नहीं थी। जो मैं करप्शन कहता हूं, हुक्मरानों पे भी मैं सोच रहा हूं कि मैं तनकीद खत्म कर दूं, क्योंकि मेरा माशरा मिन हैसुल कौम ही करप्ट हो गया है। मेरा माशरा जो है वो इस नतीजे पे पहुंच गया है कि सुबह अगर आदमी सब्जी लेने जा रहा है तो वो भी 10 रुपए का पर्ची जुआ खेल के जा रहा है, शायद शाम को मुझे 12,000 रुपए मिल जाएं, शायद शाम को मुझे 11,000 रुपए मिल जाएं। सो हमें जिस तफन ज़दा जिंदगी से गुजरना पड़ रहा है कि हमारा कोई लीडर नहीं, फख्र कर रहा है, माल पानी फख्र कर रहा है कि मैंने 4 साल गुजार लिए, और जेल में जितने लोगों ने चोरी, डाका, डकैती, जेल साजी की, वो हमारा मुकद्दर थे, वो इनकी टीम थी, वो इनका टीम थी। ये आखिरी बात क्या कि फिर आप बेशक लंबा वक्फा ले लें। जितने लोगों को माल पानी, आपने ये भी कहा कि आपको उम्मीद नहीं थी कि फौज पीछे हटेगी, क्या फौज पीछे हट चुकी है, यस और नो? मेरा ख्याल है, मुझे इसमें शक नहीं है कि पता नहीं कैसे हटी है। मेरी ये सोच थी कि फौज मेमो गेट से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन वो पीछे हट चुकी है। आप क्या फौज से भी मायूस है शेख साहब? मेरा ख्याल है, ये गलत भी हो सकता है, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। लेकिन फौज से भी मायूस है? फौज से किससे मायूस हूं? फौज से भी नहीं, फौज से मैंने कोई रिश्ता तो नहीं है, इस मुल्क का रिश्ता है। मेरे लिए फौज में एहतराम है। मैं समझता हूं कि कोई हल नहीं निकल रहा। देखें, अवाम को अगर इलेक्शन की तरफ ये मुल्क जाएगा, वो भी आपको पता लग जाएगा कि ये मुल्क की दरो दीवार हिल जाएंगी। क्या हालात हैं बलूचिस्तान में, क्या है बलूचिस्तान में, क्या हालात हैं इस मुल्क की इकोनॉमी के। 60 साल का जितना लोन है वो 4 साल का लोन है। अगर ये गवर्नमेंट बजट देगी तो अकल के अंधों को समझ होनी चाहिए, ये इलेक्शन बजट देगी। जब ये इलेक्शन बजट देगी तो वो एक ऐसा बजट होगा कि खुशी के शादियाने होंगे महीने 1.5 महीने के लिए आम लोगों के लिए, और फिर क़यामत होगी आम लोगों के लिए। लोग समझने की कोशिश करें कि हम वो दुल्हन एक रात की हैं जिन्हें एक दिन के वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और फिर हमें जलील और रुस्वा किया जाता है। फिर हमें कोई मुंह नहीं लगाता। ये कहते हैं कि हमने 5 दिन के लिए आपके साथ सियासी निकाह कर लिया है, और हमें कोई खुला का हक नहीं देता।
फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? 3 ही ऑप्शन है। एक आप है मीडिया, लोग भी मीडिया को ये सुन सुन के कि ये हमारी तर्जमानी करता है, बिल आखिर रात को सो जाते हैं। मीडिया को देख के अपने सुकून कर लेते हैं कि चलो कोई बंदा है जो बात कर रहा है, फिर सो जाते हैं। एक जजेस हैं, जजेस ने 29 या 39 फैसले दिए हैं, हुकूमत टस से मस नहीं हुई। 17 जजेस ने फैसला दिया है कि एनआरओ का खत लिखो। झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है, एक ऐसा खत लिखो जिसका स्विट्जरलैंड में कुछ नहीं होना, लेकिन खौफ का आलम यह है क्योंकि वहां पैसा मौजूद था, अब तो यकीनन नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं होगा, लेकिन खत लिखने के खौफ से 17 जजेस के फैसले को हमने रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है। एहतसाब का बिल हम नहीं पास कर रहे जी। क्यों नहीं एहतसाब का बिल पास कर रहे? 18वीं तरमीम हमने पास की है। आप यकीन करें 18वीं तरमीम से हेल्थ और एजुकेशन का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है हेल्थ का कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रावलपिंडी के हॉस्पिटलों में जाएं और जाके पूछें किन की दवाई लगी है, और जो मेरी माएं और बहनें बच्चा जनने के लेबर वार्ड में है वहां जाके कैमरों से दिखाएं, एक एक बेड पे 2-2 माएं लेटी हुई हैं, और वो लेटी हुई हैं जिनके केस पचीदा है। आप जाके उनसे पूछें कि इन दोनों तीनों और ऐसा हॉस्पिटल जहां बेनजीर को शहादत नसीब हुई, जहां बेनजीर शहीद हुई, अगर मेरा जैसा एक वर्कर होता उसकी ईंटें सोने की लगा देता कि मैं इस मुल्क का सदर हूं, मैं इस मुल्क का वजीर आजम हूं, मेरी लीडर इस हॉस्पिटल में मरी है, वहां जाली दवाइयां मिल रही हैं, वहां जाली। देखें इस मुल्क के सदर को जो, बिल्कुल आप, मुझे आखिरी जुमला फिर ये भूल जाएगा, जी फिल्म्स में सदर साहब तहकीक करें, ओके, जो सदर के वालिद को दवाइयां दी जा रही थी उसको जाके चेक करें, उसका केस वहां पड़ा हुआ है कि 2 नंबर की दवाइयां थी। अब जावेद हाशमी साहब को आप दे दें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेख साहब, आपने 2 बातें प्रोग्राम में अभी तक बड़ी अहम चैलेंजेस कर दिए। पहले आपने कहा कि किसी भी वजीर को बुला लो, मेरे साथ मुनाजरा करवा दो, मैं साबित कर दूंगा कि उनकी मिनिस्ट्री में करप्शन हो रही है। सेकेंडली वो उन्होंने अभी ज़रदारी साहब को भी चैलेंज कर दिया, मगर वक्फा लेंगे, उसके बाद जावेद हाशमी साहब से ही बात करूंगी। मगर सब बात मेमो कैट स्कैंडल में हुआ क्या था ये भी पूछने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त मुल्क में एक दफा फिर ये बहस छिड़ी हुई है कि 18 मार्च को DGISI जनरल अहमद शुजा पाशा को तीसरी बार भी एक्सटेंशन मिलेगी या फिर पेंशन। जनरल पाशा के करियर को देखें तो जनरल कियानी ने 29 सितंबर 2008 को जनरल पाशा को DGISI के तौर पर मुकर्रर किया। जनरल पाशा को पहली तौसी 18 मार्च 2010 में मिली। जनरल पाशा को दूसरी तौसी 18 मार्च 2011 में दी गई। जनरल पाशा की मुद्दत मुलाजमत 18 मार्च को एक दफा फिर इख्तिताम पसीर हो रही है। अगर उनकी चीदा नाकामियों पर नजर डालें तो 10 अक्टूबर 2009 को GHQ हमला को तनकीद जो लोग करते हैं उसका नाम लेते हैं। 4 दिसंबर 2009 को परेड लेन हमला, उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी के बारे में लाइल्मी। 2 मई 2011 को एबटाबाद ऑपरेशन से लाइल्मी। 22 मई 2011 को PNS में ईरान पर हमला, रेमन डेविस की गिरफ्तारी और फिर चुपके रहाई के मामले में भी उन पर तनकीद की जाती है और बादज़ां पुरस्रार खामोशी के बारे में भी बात की जाती है। बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें जिनके बारे में जिक्र किया जाता है। मगर जनरल पाशा की मजीद एक्सटेंशन के हवाले से आज वज़ीर आज़म ने क्या कहा, शेख साहब मेरी आपसे गुजारिश है आप इसे गौर से सुनिएगा, ये सुन लीजिए, उसके बाद वक्फा लेंगे। मैंने पहले भी अगर उनको एक्सटेंशन दी थी शेख रशीद से पूछ के तो नहीं दी थी जी। ये हम इस पे वक्फे के बाद बात करेंगे। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम डिबेट, इंतहाई अहम सियासतदानों के साथ वेटरन्स में साथ मौजूद हैं शेख रशीद साहब एंड जावेद हाशमी साहब। जावेद हाशमी साहब, वक्फे से पहले शेख रशीद साहब ने तो खुलकर कहा कि लगता है मेमो गेट के मामले पर फौज पीछे हट गई है। ये मामला सबसे पहले 30 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने ही कहा था कि हुसैन हक्कानी अमेरिकनों को कहता है, उनके वर्ड्स, आई एम कोटिंग हिज वर्ड्स, अमेरिकनों को कहता है कि मुझे मेरी फौज से बचाओ। अब हुसैन हक्कानी को बाइज्जत और इतराम हमने वापस भेज दिया है और शेख साहब का भी ये ख्याल है, अक्सर तज्जियाकारान भी ये कह रहे हैं कि फौज इस मामले से पीछे हट चुकी है। तो अब आप लोग भी इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टांस लेंगे, खान साहब का भी अब कोई और बयान आएगा किसी जलसे में? पहली बात तो ये है कि इस मामले को जब अदालत में ले जाया जा रहा था, मैं मुस्लिम लीग में था,
तो मैंने अपनी पार्टी के अंदर अपनी राय पहुंचाई कि इस मामले में अदालत में हमें नहीं ले जाना चाहिए। ये बात शायद बिल्कुल बरहकीकत हो कि जो हुसैन हक्कानी ने कहा हो कि हमारी मदद की जाए, एसेट्स के बारे में भी बात की हो, एन मुमकिन है क्योंकि हुसैन हक्कानी को हम सब जानते हैं। शायद इमरान खान उतना ना जानते हों जितना शेख रशीद और मैं जानते हैं। तो लेकिन देखिए, एक मामला हमने फ़ौज से पहले भी फ़ौज ने अदालत से कराया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी। हम समझते थे कि हम सियासी मैदान में भुट्टो साहब को शिकस्त देंगे, लेकिन हुआ क्या कि उनको अदालती तौर पर सज़ा दी गई, जिसकी वजह से जो भुट्टो था वो ना उस वक्त ख़त्म हुआ था ना आज तक ख़त्म हुआ है। ये सियासतदानों का काम नहीं था। फिर इसमें फ़ौज ने भी एक बात की, उन्होंने अपने बयान हल्फी पेश कर दिए। तो इससे जो आपकी अदलिया है, जो आपकी एपेक्स कोर्ट्स हैं, उनकी पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। उनकी वो हैसियत वो अपनी हैसियत से नीचे नज़र आती हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं उसको सोच के उसका नतीजा निकाला जाता है और फिर उसके मुताबिक हम जंग लड़ते हैं और उस जंग में जो झूठे होते हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं, वो उनको शिकस्त दी जाती है। पाकिस्तान के अवाम भी मौजूद हैं अदालतों के अंदर। तो जब उस वक्त जाएँ जब 100% आप सबूत अदालतों के सामने रख दें, तो अगर अदालतों के पास भी सबूत ना हो तो उनकी हैसियत भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई कौम के सामने। हालांकि इसमें उनका कसूर कुछ नहीं है, हम उनको भी कसूरवार ठहरा देते हैं। तो ये इश्यूज़ जो हैं, मीमो जो गेट है, ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी होगा, लेकिन जब तक बहुत सारी चीज़ों पर हक़ाइक़ जमा ना किए जाएँ, इस तरीके से कभी उसको लाना नहीं चाहिए। मैं तो ज़हनी तौर पे तो इस बात पर सोचता था। आपने बड़ी अहम खबर मुझे दी है। आपने कहा कि आपने मना किया था मियाँ साहब को कि अदालत में मत जाएं, तो आपको शक था कि मियाँ साहब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जा रहे हैं? नहीं, मैंने मेरे साथ जिन तक मैं बात कर सकता था, साद रफ़ीक साहब, दूसरे लोगों को मैंने कहा मेरी बात पहुंचाई जाए, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट की बात हो या ना हो, मैं तो इस हद तक कह रहा था कि ये सियासतदानों का काम नहीं है कि अदलिया को इन्वॉल्व करके, तो इस तरीके से अगर हम दूसरों को सज़ा दिलाएंगे भी तो वो सियासी तौर पर ख़त्म नहीं होते। वही हुआ है कि आज हम क्या देख रहे हैं कि वाकई फ़ौज भी शायद पीछे हटी हो, सियासतदान भी पीछे हट गए। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट की क्या पोजीशन है? आज़मी साहब, मेरे सवाल का जवाब आपने देना है कि खान साहब को आपकी एडवाइस क्या होगी, क्योंकि 30 अक्टूबर का उसको तारीखी जलसा कहा जाता है, वहां पे खान साहब ने तो ये बात उठाई थी। अब उनका क्या स्टांस होगा? वो भी पीछे हट जाएंगे? आप जो कोशिश कर रही हैं, मैं उस कोशिश में आपका तामुन नहीं कर सकता, लेकिन ये बात बता दूं आपकी इत्तला के लिए। सुन ले बात सुना भी करें, सुनाती याद बहुत है, सुनती कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को भी शायद इसी तरीके की पिटीशन ला कर दी गई थी।